हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 22 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, ऑन द टेबल इन J&K। इस आर्टिकल को हम इंटीग्रेट करेंगे एक इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का एक आर्टिकल आया हुआ है सेकंड पेज पे सी राजा मोहन जी का, उसके साथ में इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि अभी एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें गुपकर पार्टीज़ को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिससे कि एक तो डिलिमिटेशन किया जा सके कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की, वहाँ पर बॉर्डर क्रिएट बाउंड्रीज फाइनलाइज कर दे, जिससे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस हो सकें। तो पहले तो यहाँ पर तो हम लोकल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में आइडिया पेज पे हम इंटरनेशनल इशू को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये जो सामने आर्टिकल है सुलभाज डिसेंडेंट्स, इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि फीमेल्स का पार्टिसिपेशन हिंदू रिलीजियस प्लेसेस में, उसको लेकर के ये आर्टिकल है। जानेंगे इस आर्टिकल को, लास्ट में एक जिस्ट लेंगे। इसके बाद में हम जो आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं वो है ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अभी जो पंजाब नेशनल बैंक का हाउसिंग फाइनेंस जो पोर्शन है, PNB हाउसिंग फाइनेंस, उसमें अभी आपको हमने एक रिपोर्ट भी डिस्कस की थी कि अमेरिकन इन्वेस्टर ग्रुप है, उसको बहुत बड़े शेयर्स सेल करने की बात कर दी गई थी। तो ऐसे में इस ग्रुप को प्रेफरेंशियल इशू कर दिया, मतलब आप देखो कि शेयर्स इशू करना स्पेसिफिक ग्रुप को, जिससे कि पैसे फंड राइज किया जा सके। तो यहाँ पर कुछ मुद्दे आए, कुछ इश्यूज आए जिनके चलते अभी तक ये काम बढ़ नहीं पाया है। जानेंगे GS पेपर 4 के साथ कनेक्ट कर पाओगे कॉरपोरेट गवर्नेंस के साथ में। फिर हम आर्टिकल ये वाला भी डिस्कस करेंगे पोस्ट कोविड कैपिटलिज्म, कि कोविड के बाद में क्या असर रहने वाला है कैपिटलिज्म पे। अच्छा आर्टिकल है। इसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स में एक आर्टिकल IR का ये है ही सीधा, कि वैली के अंदर क्या बात हो रही है और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन किस तरीके से कश्मीर को लेकर के अप्स एंड डाउन्स में चल रहे हैं। ओके, ये UAPA से है। इस आर्टिकल को आप खुद से पढ़ोगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ें हमने पहले कवर कर ली हैं, और ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स है। ठीक है, आप डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऑन द टेबल इन J&K। अभी आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनविटेशन दिया गया है जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उनसे बातचीत करेंगे। तो बेसिकली अभी आप देखोगे जब से 2019 में 5 अगस्त से जम्मू कश्मीर की स्टेटहुडशिप को एक बार हटा दिया गया और रीऑर्गेनाइज करने के बाद में 2 UTs में डिवाइड करना, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। अब जम्मू एंड कश्मीर को एक आश्वासन दिया गया था कि भाई आपको स्टेटहुड जल्दी से जल्दी हम रिस्टोर कर देंगे, स्टेटहुड आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर अभी तक सिचुएशन ऐसी बनती आई है कि वहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जैसे कि वहाँ पर एक तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, अब्दुल्लाज की, या फिर आप PDP की बात कर लो, तो इन्होंने मिलकर के, या फिर दूसरी जो पार्टीज़ थी, उन्होंने मिलकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया 2019 5 अगस्त को स्टेटहुड कैंसिल करने का, उसके अगेंस्ट में ग्रुप बनाया जिसको गुपकर ग्रुप बोला गया। गुपकर डिक्लेरेशन उन्होंने अपनी तरफ से फाइनल कर दिया कि हम कैसे भी करके इस पूरे सिनेरियो में जम्मू एंड कश्मीर को रीस्टोरेशन पे लेकर के जाएंगे, जो उसकी पहले से अर्स्टवाइल स्टेट का जो काम था वो वैसे कि वैसे हम स्टेटहुडशिप प्रोवाइड करेंगे। वो वाठी का पॉलिटिक्स के चलते बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से टग ऑफ वॉर चला कि एक तरफ तो जो गुपकर अलायंस था जिसमें वहाँ की लोकल पार्टीज, और दूसरी तरफ इधर सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर रूलिंग पार्टी BJP, इनके बीच में पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत सारे खींचतान हुए। यहाँ तक कह दिया गया गुपकर अलायंस को गुपकर गैंग, जबकि ये बातें चल रही थी कि नया कश्मीर जो बना है उसमें जो पुराने ये पॉलिटिकल लीडर से बोला उनकी कोई रिलेवेंस नहीं है, इनको हम हटा देंगे। बट इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनकी जो पकड़ है लोकल इश्यूज़ पर, वो चीज़ आज रिकॉग्नाइज करनी पड़ रही है। आज वैसे तो 2 साल हो गए, लगभग 2 साल हो गए 2019 के बाद में, पर अब सेंटर को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि हाँ, हमने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस भी कंडक्ट कराए, तो वो तभी सक्सेसफुली कंडक्ट हो पाए जब वहाँ पर ये लोकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसके अलावा अपनी पार्टी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि एक नई एक तरीके से पॉलिटिकल लहर तैयार कर दी जाए। तो उसमें ये DDC के इलेक्शंस ने एकदम क्लियर लाइन खींच दी कि भाई आपको मेन स्ट्रीम रीजनल पार्टीज़ को इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा पंचायती राज इलेक्शंस भी करवाए गए थे वहाँ पर लोकल बॉडीज़ के, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी आनी थी। वो कैसे आई, उसके पीछे वजह रही कि लोकल पार्टिसिपेशन वहाँ पर रहा। इसके अलावा
ये बोला गया था कि भाई डेवलपमेंट अच्छा कराएंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी को जल्दी से जल्दी स्टेटहुडशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसमें आप देखो कि एक दो रीजन्स आ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, एक तो जम्मू आ जाता है, एक कश्मीर आ जाता है। तो जम्मू में एक तो पॉलिटिकल वैक्यूम चल रहा है, वहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप एकदम क्लियर नहीं है। जैसे कि कश्मीर में हम इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम ले लेते हैं, वो सीधा है, पर जम्मू में ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे में जम्मू में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप क्लियर नहीं होती है, तो उसमें देखो वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेकर के उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करना वो नहीं होता। इसके अलावा कुछ मतलब इलेक्टोरल बाउंड्रीज़ को अब जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करनी है, क्योंकि एक खुद के कमिटमेंट्स भी हैं और एक लोकल इश्यूज़ में भी देखो कि कश्मीरी यूथ मिलिटेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लोकल्स को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में डिलिमिटेशन कमीशन को के बेसिस पे वहाँ पर इलेक्टोरल बाउंड्रीज फिक्स करी जाए, जिससे जल्दी से जल्दी वहाँ पर असेंबली इलेक्शन हो सके। तो ये पूरा मुद्दा है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो कश्मीर में डिलिमिटेशन प्रोसेस है, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है कि जो किसी भी तरफ मूव करो आपको लॉस तो होने ही वाला है। क्योंकि इसमें एक वजह क्या है कि शुरुआत में जब 2019 में ये आर्टिकल 370 को एक इनइफेक्टिव बना दिया गया था और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुडशिप को कैंसिल कर दिया गया था, तो उसके टाइम पे बातचीत करनी बंद कर दी थी। अब रही सही में आप अब बातचीत कर रहे हो, टेबल पे मुद्दा आ गया है, तो क्या गारंटी है कि ढंग से बात हो पाएगी। मतलब नहीं कर रहे थे इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से बात, तब भी ये प्रॉब्लम थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एरोगेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बात कर रही है तो क्या उनके बीच में कोई कंसेंसस निकल के आएगी, एक सवाल है। इसके अलावा टाइमलाइन की बात करें असेंबली इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और या स्टेटहुड को रीस्टोर करने की बात करें, तो उसमें क्या ये फ्यूचर एंगेजमेंट अपना कंटिन्यू रखेंगे दिल्ली के साथ में या नहीं। देखो वैसे तो यू टर्न अपनी तरफ से लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिल्कुल सेपरेट करने की कोशिश की गई। रही सही में हुआ क्या कि एक जो टेररिज्म को कंट्रोल करने की बात की थी, मिलिटेंसी को कंट्रोल करने की बात की थी, तो यूथ तो और ज़्यादा रिक्रूट होने लग गए मिलिटेंसी की तरफ। वजह कि एक तो नाराज़गी उनकी कि यूनिलेटरली आपने एक इस तरीके के कदम उठाए हैं जो हमारे यहाँ से पूछे नहीं गए, जम्मू कश्मीर के साथ में जो भी चेंजेस आपने किए। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, और रही सही में कोविड ने और हाल ख़राब कर दिए हैं। तो ये ओपेकनेस जो है ना, क्लैरिटी नहीं है कहीं पर भी, तो वो एक रोड मैप क्लियर होकर आना चाहिए। इसके अलावा देखें गवर्नमेंट का डिसीजन कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ही अब एंगेज कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस के साथ में, तो ये एक देखा जाए तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पर एक रिवाइवल है, ये कह सकते हैं। बट जो प्रीवियस ट्रीटमेंट जब 5 अगस्त 2019 को जो एक्शन लिए गए थे पार्लियामेंट के बेसिस पे, तो उसमें फिर उनको लोकल पॉलिटिशियंस को एकदम डिस्कार्ड करने की कोशिश की थी, अंडर हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। वो एक्शंस कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट डालेंगे। आज अगर पाकिस्तान के साथ में एंगेजमेंट की बात करें तो पाकिस्तान तो देखो कश्मीर के थ्रू होते हुए इंडिया आता है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं समझ में आता। तो ऐसे में बैक चैनल प्रोसेस तो कंटिन्यू थे और लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस सीज फायर की बात भी कर दी गई थी। और पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम इंडिया और अफगानिस्तान के साथ में पीसफुली एग्जिस्टेंस को इंश्योर करना चाहते हैं, जियो पॉलिटिक्स की बजाय जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हम काम करना चाहते हैं। पर कश्मीर मुद्दा जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक वो एंगेज नहीं करना चाहते। हम आगे वाले आर्टिकल में देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या स्टेटस चल रहा है अभी। ओके, तो अगस्त 2019 के डिसीजन के बाद में अभी तक देखें तो पाकिस्तान एक चीज़ के ऊपर अड़ा हुआ है कि आप जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुडशिप अलोकेट करो, ठीक है। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये जो गुपकर अलायंस है, इनको थोड़ा सा तो देखो कंसेंसस में ले लिया गया है, कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है कि ऑटोनॉमी की बजाय स्टेटहुड भी अगर इनको प्रोवाइड कर दी जाए तो भी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब चलते हैं आगे कि आगे इंटरनेशनल रेपरकशंस या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस बातचीत के, या फिर ये बातचीत यहाँ तक कैसे पहुँची, जानते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है टेकिंग अ न्यू टर्न इन वैली। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी के द्वारा। इनकी प्रोफाइल के बारे में देखो हम बार बार देख चुके हैं तो ज़्यादा नहीं देखेंगे, अब देख लेते हैं डिटेल बोलना क्या चाह रहे हैं। देखो, दिल्ली की तरफ से एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट को इनिशिएट किया गया है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स के साथ में बातचीत हो रही है। ये पहली बार होगा जब अगस्त 2019 के बाद में, जब से स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, उसके बाद में ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट होगी।
अब देखो पाकिस्तान इसके ऊपर नज़रें गड़ाए बैठा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो पिछले कुछ हफ्तों की अगर बात करें तो दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में एक एंगेजमेंट तो निकल के आ रही है, जिसमें एक तो जो बैक चैनल टॉक्स है उसकी बात, और दूसरी जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर एक नया प्लान लेकर के आने की जो अभी कोशिशें की जा रही है दिल्ली के द्वारा। उसमें इंडिकेशन इस्लामाबाद का भी पहले से आया हुआ है कि आप पहले हम आपके साथ में शांति स्थापित करने के लिए तैयार हैं, हम आपके कंसर्न्स को टैकल करने के लिए तैयार हैं। कि इंडिया क्या बोलता है कि टेररिज्म और टॉक दोनों साथ साथ में नहीं चल सकती, एक चीज़ आपको इनको पहले टेररिज्म को सही करो फिर बातचीत करो आप हमसे। तो अभी जो प्रीवियस जो सीज़ फायर एग्रीमेंट को ऑब्जर्वेंस में लेने की बात हुई थी, फरवरी की बात करें 2021 में, तो उसमें यही चीज़ें निकल के आ रही थी कि इस्लामाबाद के जो कंसर्न्स हैं उनको भी दिल्ली एड्रेस करे, और वो है कश्मीर का मुद्दा। क्योंकि इस्लामाबाद में सरकारें बनती गिरती किस बेस पे आपको पता है, केवल और केवल कश्मीर के मुद्दे पे। इससे अब पाकिस्तान खुद को दूर करे ये पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत कम है। इसके अलावा देखें कि पाकिस्तान अभी देखो वैसे तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस का शिकार हो चुका है। वजह कि इंडिया में जब से अभी ये सिंगल पार्टी रूलिंग आई है, देखो इंडिया की वीकनेस के पीछे एक बहुत बड़ा एक मुद्दा मैं आपको बताता हूँ। जब आप पढ़ोगे कभी भी कि इंडिया में सिंगल पार्टी रूलिंग रही थी 1989 तक, उसके बाद में कॉलिशन गवर्नमेंट आने लग गई, और कॉलिशन गवर्नमेंट्स का इतना ज़्यादा नुकसान असर रहा है, अगर इंटरनेशनल अफेयर्स में देखोगे ना तो वहाँ पर आप खुद फील करोगे कि इंडिया अपने इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल स्ट्रांगली नहीं रह पाया। ठीक है, 1989 के बाद में फिर कॉलिशन सरकारें बननी शुरू होती हैं जो कि 2013 तक बनी रहती हैं। इस पूरे टेन्योर के टाइम पे पाकिस्तान अपने आप में डोमिनेट करने में कहीं पर भी पीछे नहीं हटता। उसके पहले चाहे कांग्रेस की सरकार थी, पर एक पार्टी की सरकार थी ना, तो टैकल करने में प्रॉब्लम नहीं आई, आसानी से ये मुद्दे हैंडल करने में हो पाई थी। और जैसे कॉलिशन सरकारें आ गई, इधर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही और पाकिस्तान ने उधर से टेररिज्म को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। वो बात ठीक है कि अफगानिस्तान की इक्वेशन भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर यूएसएसआर को भगाने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट किया, और ये जो आज तालिबान बन के बैठा उन्हीं लड़ाकों को उस टाइम पर तैयार किया गया था। पर उस वही बात, अगर पड़ोसी के घर पे आग लगी है तो आपको भी परेशानी तो डेफिनेटली होगी, तो वही चीज़ हमारे साथ हुई थी। तो पॉइंट यहाँ पर आ जाता, अभी क्या है, अभी देखो हमारे यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको बिना ध्यान में रखे हमने हमारी जो ज़रूरतें थी उनको ध्यान में रख के हमने काम किया, जो कि 5 अगस्त 2019 को जो आउटकम निकला वो। तो आप देखो कि पिछले 3 दशकों की अगर रिलेशनशिप की बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो एक अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं कि पाकिस्तान टेरर अटैक करता है, उसके बाद में हम उस टेरर अटैक को भुलाते हैं, फिर एंगेजमेंट करनी शुरू कर देते हैं। अब की बार जो बिहेवियर रहा इंडिया का पाकिस्तान के टुवर्ड्स, उसमें आपको डिफरेंस दिखा कि शुरुआत तो हमने की एंगेजमेंट्स के साथ में, जैसे कि नवाज शरीफ को, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, जब पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी 2014 में, तो जब वो शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें उस टाइम पे सार्क कंट्रीज़ के लीडर्स को बुलाया गया था, और उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी थे। फिर उसके बाद में 2015 में वो उनकी बेटी की शादी में भी, पोती की शादी में भी जाते हैं, मतलब 1-1.5 घंटे के पहले ही बोल करके कि हाँ मैं काबुल से दिल्ली जा रहा हूँ तो आपके भी आ जाता हूँ, ऐसे करके समथिंग हो गया। फिर उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर पठानकोट पर अटैक हो जाता है। अब पठानकोट पर अटैक हो जाता है तो फिर दिल्ली को इस चीज़ का झटका लगता है कि भाई हम रिलेशनशिप अच्छी करना चाह रहे हैं, आप लोग ऐसे कैसे कर रहे हो। फिर भी इंडिया ने ट्रस्ट रखा पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद में आप देखो कि पठानकोट के बाद में भी हमारे एंगेजमेंट्स कंटिन्यू रहे, और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज़ हैं इनको एक बार अलाउ करो, ये पूरा सच बाहर निकाल के लेके आ जाएंगे कि हाँ किसका हाथ है और पाकिस्तान से इसका ओरिजिन हुआ है कि नहीं। इंडिया ने यहाँ तक भी अलाउ कर दिया। इसके पहले कभी भी इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन अलाउ नहीं किया गया था इंडिया के द्वारा, पर अलाउ किया। अलाउ करने के बाद में क्या होता है कि वो बोलते हैं, एकदम क्लीन चिट देते हैं, बोले पाकिस्तान की धरती से इसका ओरिजिन ही नहीं है। तो उसके बाद में फिर ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़बरदस्त शुरू होता है कि फिर उसी साल 2016 में सितंबर में उरी अटैक होता है, और उरी अटैक के बाद में देखो सबसे पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक कराई जाती है, जो उरी मूवी में आप देखते हो। उसके अलावा फिर उस बाद में फिर टाइम बीतता है, फिर पुलवामा अटैक कर दिया जाता है, पाकिस्तान का टेररिस्ट अटैक। उस पुलवामा के बाद में आप देखते हो एयर स्ट्राइक करवा दी जाती है। तो रिलेशनशिप में बिल्कुल एकदम क्लियर कट मैसेज दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने अब तक कश्मीर मुद्दे को लेकर के लगातार इंडिया को घेरा है,
पर अब जो रिजीम है, करंट रिजीम है, जिसमें एक सिंगल पार्टी रूलिंग है, जिसमें सरकार गिरने का डर नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में आसानी से डिसीजन लिए गए और उन डिसीजन को टाइटली मतलब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो जो हमारा प्रीवियस 3 दशकों में 1990 से लेकर के 2013 तक का जो पूरा सिनेरियो एक देखा हमने, जिसमें था रिंस एंड रिपीट, मतलब अगर आपके साथ में पाकिस्तान ने कुछ पीस टॉक्स की, टेरर अटैक किए, फिर उसके बाद में आपने कुछ दिनों तक बातचीत बंद कर दी, फिर से क्या होता है, आपने उस पुरानी बातों को तो भुला दिया और नई एंगेजमेंट शुरू कर दी। तो ये चीज़ छोड़ करके अब इंडिया ने अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। पुलवामा अटैक भी हम बात कर चुके हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक की हमने बात कर ली है ही। फिर उसके बाद में 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार आती है, पीएम बनते हैं और अब की बार मेजोरिटी और ज़्यादा होती है। रिजल्ट क्या रहता है जी? जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन, 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को एक सेपरेट यूटी बना दिया और जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट। वो बात ठीक है कि कमिटमेंट पूरा था कि हाँ जी हम बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर कर देंगे। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, गिरते हैं, मैंने बताया जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे और पर्टिकुलरली कश्मीर के मुद्दे पे। तो ऐसे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो जड़ें थी वो भी हिल गई कि भाई ये तो सीधा का सीधा एकदम ओपनली इन्होंने डिसीजन ले लिया। वैसे तो एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंडिया में अगर कोई भी लीडरशिप अपनी पावर के साथ में स्ट्रेंथ पकड़ करके अगर बना रहता है पीएम, तो ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान इंडिया के साथ में एंगेज अच्छे से कर पाएगा और पीस आराम से इंश्योर कर पाएगा। पर यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, इनके एक्सपेक्टेशंस पे और ज़्यादा घात हुआ। फिर चाइना, जो कि पाकिस्तान का बिल्कुल आप जानते हो कि आयरन ब्रदर है, ठीक है, तो इसके बाद में इन्होंने क्या बोल दिया कि कश्मीर मुद्दे के ऊपर इंडिया को कंट्रोल किया जाए, टैकल किया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है चाइना P5 में से एक है, परमानेंट 5 मेंबर्स में से एक है। दिल्ली के अगेंस्ट में मुद्दा लाया जाता है कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत है, जल्दी से जल्दी इसको रिस्टोर करवाया जाए। पर इंडिया की डिप्लोमेसी भी कमज़ोर नहीं है। फ्रांस, रशिया और यूएसए, 3 P5 मेंबर्स ने उस पूरे रेजोल्यूशन को डिस्कार्ड कर दिया, बार बार, एक बार नहीं बार बार। दूसरा, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, OIC, उनका भी साथ लेने की बात की, क्योंकि अभी तक ये जो अभी इंडिया में करंट रिजीम है, NDA गवर्नमेंट, इनका रिलेशन गल्फ कंट्रीज़ के साथ में बहुत बैलेंस्ड है। चाहे UAE की बात करो या फिर आप ओमान की बात करो या सऊदी अरब की बात करो, इवन ईरान की बात करो, तो हमारी एंगेजमेंट जो है वो लगातार वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में इंक्रीज हो रही है। और उन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज़ का पाकिस्तान यूज़ किया करता था, उसमें भी मेन था सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब को पाकिस्तान मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता था जब भी सऊदी अरब को ज़रूरत थी। तो ऐसे में आप सऊदी अरब की इकोनॉमी के लिए, खुद के लिए क्राइसिस है। वो क्या कि क्रूड ऑयल की आप बात करो, क्रूड ऑयल पे बेस्ड है वेस्टर्न एशियन कंट्रीज सारे के सारे। अब आज आप क्लाइमेट चेंज के नाम पर अगर क्रूड ऑयल या फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो उनकी इकोनॉमीज को कितना क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। तो एक चीज़ उनकी रियलिटी है, क्योंकि आज आपको पता है कि हम बार बार बात कर चुके हैं कि जब तक कोई कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं बनेगा वो पॉलिटिकल स्ट्रांग नहीं बन सकता, मिलिट्रीली भी वो स्ट्रांग नहीं बन सकता। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसमें सऊदी अरब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट करने से पीछे हट गया, तो पाकिस्तान को वहां पर भी मात मिली। फिर बात आ जाती है 2020 लास्ट की बात, कि पाकिस्तान ने रीस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए इंडिया के साथ में बैक चैनल डिप्लोमेसी। देखो, जब ये पुलवामा अटैक और ये हो गए थे ना, तो वैसे तो 2014 के बाद में सार्क की कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई समिट नहीं हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान का ये जो बिहेवियर चलता रहा, कभी उरी, कभी पुलवामा, पहले पठानकोट, ये अटैक्स के चलते इंडिया ने सार्क की मीटिंग्स में जाने से मना कर दिया, क्योंकि इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली थी। इसके पीछे अब आप देखो, पाकिस्तान और इंडिया साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट में 2 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। अगर वही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या वाकई में इस ग्रुप की सक्सेस हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगा? बस वहीं पे अटका पड़ा रहता है। इसी के चलते साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। और साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट के लिए ही बोला जाता है कि द मोस्ट डिसइंटीग्रेटेड रीजन, ये बोला जाता है, क्योंकि इन 2 कंट्रीज़ की राइवलरी, इंडिया और पाकिस्तान। खैर आगे आते हैं। इंडिया पाकिस्तान ने सीज फायर अनाउंस किया फरवरी का, आपको पता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस।
जिस टाइम पे जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान अब पॉलिटिक्स की बजाय जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना चाहता है। अब इसके पीछे पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव और आ रहा है, वो आपको पता ही है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो अभी ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है पाकिस्तान को, लगातार पाकिस्तान को टारगेट दिए हुए हैं, वो अचीव नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान, और उन टारगेट्स के जो डेडलाइन है, टारगेट डेट है, उनको एक्सटेंड करना पड़ रहा है बार बार। तो ऐसे में इंटरनेशनली पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे डिक्लाइन कर रही है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि जी पहले आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अच्छी रैंक लेकर के आओ, तब जा कर के हम करेंगे। क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में अगर पाकिस्तान है तो इसके पीछे दो वजह हैं, एक तो टेरर फंडिंग, एक मनी लॉन्ड्रिंग। इन दोनों के चलते यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर एक वो जो कहते हैं ना कि मतलब खतरे की घंटी लटकी हुई है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की आर्मी को अब समझ में आने लगा है कि हमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस को इंश्योर करना पड़ेगा, और वो भी कम से कम अफगानिस्तान और इंडिया के साथ में। तो फिर देखो आप कि इकोनॉमिक रीओरिएंटेशन देखने को मिलता है, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया से शुगर और कॉटन के इंपोर्ट को अलाउ कर दिया। ठीक है, अब लोकल प्रोडक्शन वहां पर शॉर्टेज हो रही थी, तो ऐसे में शुगर और कॉटन इंडिया से इंपोर्ट होने लग गए। अब ये स्टेटमेंट आ जाता है पाकिस्तान की तरफ से वहां के कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा। अब आप देखो, एक तो ये स्टेटमेंट, अब दूसरी तरफ इमरान खान का थोड़े ही दिनों बाद में स्टेटमेंट आ जाता है, मतलब अगले ही दिन, थोड़े दिन के अगले ही दिन स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ में ट्रेड नहीं करेगा जब तक कि कश्मीरी मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, या कश्मीर को आप ऑटोनॉमी और स्टेटहुड रिस्टोर नहीं कर देते हो। तो अब ये जो एक डिवीजन है कि पाकिस्तान में एक स्टेटमेंट कुछ और आता है, दूसरा कुछ और स्टेटमेंट आता है, तो एक क्लैरिटी इसकी चलते भी कहीं ना कहीं वहां पर जो स्टैब्लिशमेंट है उस पर सवाल खड़ा करता है। वो ये कि भाई आप में से कौन लीडर है, पहले तो ये बताओ, किसकी बात मानी जाए। वो बात ठीक है कि थोड़ा बहुत एंगेजमेंट अभी भी इकोनॉमिक लेवल पे होने लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान में कॉटन की रिक्वायरमेंट या शुगर की रिक्वायरमेंट अगर पूरी करनी होती है ना, तो उसका तरीका होता है, इंडिया तो बेचता है यूएई में अपने प्रोडक्ट को, और वहाँ से फिर पाकिस्तान में जाता है, तो पाकिस्तान को उल्टा ज़्यादा नुकसान होता है यूएई के अंदर जो चार्जेस लगते हैं उसके। इसके बजाय अगर इंडिया से सीधा ट्रेड होना लग जाए तो पाकिस्तान आसानी से बहुत सस्ती रेट के ऊपर इम्पोर्ट कर सकता है, शुगर हो गया, कॉटन हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गया, इन सब का। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी है। अब ये जो इमरान खान का जो रिवर्सल था कि ट्रेड हम नहीं करेंगे इंडिया के साथ में जब तक कि कश्मीरी मुद्दा नहीं सॉर्ट आउट हो जाता, कश्मीरी ब्लड के नाम पर हम, मतलब हमारे जवान वहाँ पर जिस तरीके से वो प्रिटेंड करते हैं कि कश्मीरी खून के नाम पर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखो अब ये सीज फायर स्टेटमेंट जो आए फरवरी में, इसमें दोनों तरफ के डीजीएमओज ने पार्टिसिपेट किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑफिसर्स, राइट। तो इन्होंने जब बातचीत की तो ये था कि हम दोनों एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। ठीक है, एक तो हमारी तरफ से तो क्या है कंसर्न, हमारी तरफ से देखो टेरर है कि एक तो एलओसी के अक्रॉस आप ये जो सीज फायर वायलेशन करते हो, एक तो इसको ख़त्म करो, और दूसरी तरफ आप टेररिज्म को ख़त्म करो। ये तो बात होगी कि पाकिस्तान इन दोनों इश्यूज़ को एड्रेस करे, तब जाके इंडिया एग्री करेगा बात के लिए। दूसरी अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो कश्मीर मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान लगातार एक ही बात बोलता है कि 2019 अगस्त से पहले का जो मुद्दा है उस पर आप बातचीत करो, उस पर आप स्टेटहुड प्रोवाइड करो फिर से, तो फिर जाके पाकिस्तान जो है वो एंगेजमेंट करनी शुरू कर देगा। तो इसी चीज़ का देखो दोनों की तरफ से, अब ये तो है ही, स्टेटहुड अगर रिस्टोर होती है, पाकिस्तान से अगर बातचीत शुरू होती है, तो देखो पड़ोसी नहीं बदले जा सकती। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट है कि आप सब बदल सकते हो पर आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हो। मतलब बदलने का मतलब कैरेक्टर चेंज हो सकता है, ऐसे नहीं कि पाकिस्तान की जगह अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी बन जाएगा, पाकिस्तान ही रहेगा। तो ऐसे में हम उनके साथ में एंगेज करें, उनके कंसर्न्स को हम एड्रेस करें, हमारे कंसर्न्स को वो एड्रेस करें, तब जाकर के एक मीनिंगफुल डायलॉग की तरफ हम बढ़ पाएंगे। देखो एक टर्म निकल के आ रही है जो पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ ने अपनी स्टेटमेंट बोली थी, बोले कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो एक वेग टर्म है। अब इसमें दो चीज़ें मतलब निकलती है। एक मतलब तो ये हो गया कि पाकिस्तान बात ही नहीं करना चाहता है, हमें नहीं लगता कोई मुद्दा सही है क्या भाई, आप लोग तो जो कश्मीर के अंदर आप जो कुछ भी कर रहे हो, कभी स्टेटहुड खत्म करते हो, कभी यूटी खत्म करते हो, कभी 370 आर्टिकल के अंदर जो ऑटोनॉमी दी हुई है वो खत्म करते हो, हम तो बात ही नहीं करते।
तो अगर वो पूरा का पूरा रिस्टोर नहीं होगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो एक तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ये हो गया कि आप एज इट इज जो 5 अगस्त 2019 से पहले का स्टेटस था उसको रिस्टोर कर दो, तब हम बात करेंगे। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब ये निकलता है कि अब आगे बातचीत की जा सकती है, हो गया वो तो हो गया, पर आगे हम थोड़ा सा माहौल को एक सही कर दें। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को चाहे आप रीइंटीग्रेट मत करो, लद्दाख को अलग रख लो, पर स्टेटहुडशिप उनको प्रोवाइड कर दो, इससे भी हम बातचीत कर लेंगे। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस अब देखने वाली बात है आगे क्या होता है। समझ गए होंगे आप कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा वेगनेस आ रही है, क्लैरिटी नहीं है। जो देखिए यहां पर है, मैं आपको बता चुका हूं। अब पाकिस्तान की, अब ये एग्जाम्पल भी दे दिए कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, इन दोनों को रिस्टोर करना है या आगे बढ़ना है, वो चीज़ें अब इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करेगी। इसको बोला जाता है क्रिएटिव एम्बिग्यूटी, कि एंगेज तो करना चाहते हैं बट क्लियर टर्म्स नहीं है, एम्बिग्यूटी है, अनक्लियरिटी है, ठीक है, क्लियर नहीं है वहाँ पे। आर्टिकल 370 आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडिड था और एडिड है। वैसे एक चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल 370 को हटाया नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ है, आर्टिकल 370 को इनइफेक्टिव बनाया है। ये कई बार बोल देते हैं, क्योंकि जे साई दीपक करके एक एडवोकेट हैं, उनका मैंने एक बार स्टेटमेंट सुना था, तो उन्होंने बोला कि ये गलत बोलते हैं कि आर्टिकल 370 हटा दिया। हटाया नहीं, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, नहीं ना, तो इसको केवल इनइफेक्टिव बनाया है कि हाँ इसके प्रोविजंस अब लागू नहीं होंगे। तो एक तो ये ध्यान रखें आप। दूसरा, आर्टिकल 35A, जो कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बेसिस पे ऐड किया गया था, जिसमें ये था कि वहाँ पर जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है जम्मू एंड कश्मीर में, वो डिसाइड करने के लिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर की बेटी अगर इंडिया में किसी भी स्टेट के दूसरे लड़के से अगर शादी करती है तो उसकी वहाँ पर प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होगा, ऐसे करके मतलब कुछ चीज़ें थी। और इंडिया के सिटीजन्स कहीं पर भी जाकर के सेटल हो सकते थे, पर वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में जाके सेटल होना था तो उनको पहले वहाँ की सिटीजनशिप लेनी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिटीजनशिप भी तो थी, वहाँ की स्टेट वाइज थी अलग सेपरेट। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको फिर बाद में 2019 में 5 अगस्त को हटा ही दिया। अब देखो पाकिस्तान में जो सही में समझने वाले लोग हैं ना, वास्तविकता पे चलने वाले, तो उनको तो ये पता है कि कश्मीर का लीगल स्टेटस जो अभी चल रहा है उसको 2019 के पहले के लीगल स्टेटस में रिस्टोर करना इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है। तो अगर इसका मतलब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यही है कि 2019 5 अगस्त के पहले का जो माहौल था वो रिस्टोर हो, तो बातचीत हो, तो दूर दूर तक भूल जाओ कि बातचीत हो भी पाएगी। पर जिस तरीके से LOC के अक्रॉस दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत हुई है और अभी सीज फायर ऑब्जर्वेंस में है, वायलेशन नहीं किया जा रहा है, तो एक रोड मैप जरूर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया कि हाँ जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड प्रोवाइड कर दी जाए। अब बात यह है कि क्या पाकिस्तान इससे सेटिस्फाई हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो भाई सरकारें गिरती बनती कश्मीर के नाम पर हैं। ओके, पाकिस्तान में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जो हमने देखी कि कॉमर्स मिनिस्टर तो कुछ कहते हैं और मिनिस्टर कुछ और कहते हैं, और उधर आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बोला कि एक जियो इकोनॉमिक्स पे काम करेंगे। तो कश्मीर पॉलिसी के ऊपर अब पाकिस्तान पीछे हटे ये तो चांस नहीं है, पर एक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक वहाँ पर डाउट बने रहेंगे। पाकिस्तानी डिबेट की बात छोड़ें या हम खुद देखें तो कश्मीर की पॉलिटिकल क्लास के साथ में अब इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बातचीत करनी शुरू अब कर रही है। तो अब देखने वाली बात है कि कितना एंगेजमेंट आगे तक पहुंच पाता है। अब देखो, जब अगर गुपकर अलायंस के साथ में अच्छी खासी एंगेजमेंट रहती है और वो लोग जो चाह रहे हैं उसमें एक उनको पैसिफाई करने में सक्सेसफुल रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान को भी हम थोड़ा सा कन्विंस करने में सक्सेसफुल होंगे। कन्विंस तो क्या करना है, पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपने आप को यूँ समझे, हाँ बच्चे ठीक है हमारी भी इज्जत बच गई, वो वाली बात है। तो ऐसे में एंगेज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आगे ये थोड़ा सा आइडिया बता रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट में इतना ज़्यादा एक क्रॉस बॉर्डर रोमांस की बात भी आ रही है कि एक पाकिस्तान में एक सीरियल अभी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है धूप की दीवार, लॉन्च होने वाला है बेसिकली, जिसमें एक तरफ तो पाकिस्तानी लड़की है, दूसरी तरफ इंडियन बॉय है। तो उसको लेकर भी पाकिस्तान में तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि भाई इसको बैन करो, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि साउथ एशिया के अंदर हम पीपल टू पीपल कनेक्ट ही नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं, और जब लोगों से लोगों का एंगेजमेंट अच्छा होता है फिर सरकारें अपने आप एंगेज करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ओके, तो पीपल टू पीपल कनेक्ट, पीपल टू पीपल टाइज को हमें ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर पता ही है जो रिश्ता है किस तरीके से चल रहा है भारत पाकिस्तान का, वो और लंबा खिंचता चला जाएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है पोस्ट कोविड कैपिटलिज्म। आर्टिकल को लिखा है धीरज नैयर ने। ये देखो इकोनॉमिस्ट है, वेदांता ग्रुप से एसोसिएटेड है। देखो कोविड-19 के बाद में और जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, इसके बाद में कैपिटलिज्म में क्या कोई चेंज आने वाला है? तो राइटर एक चीज़ बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे 2008 के, वो तो कुछ ऐसे थे जो थ्रू आउट वर्ल्ड सबको फील हुए थे। और पेंडेमिक की बात करें, मतलब एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे वो ग्लोबलाइजेशन का एक रेपरकशन था, या आप कह सकते हो उसका रिजल्ट था, उसका इफेक्ट था। जबकि पेंडेमिक की बात करें तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही है, पर इसका असर ज़्यादातर इकोनॉमीज अपने लेवल पे फील कर रही हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस ग्लोबल एक इशू था, हर एक कंट्री के ऊपर शॉक था, और उसके चलते हर एक कंट्री ने इस क्राइसिस से निकलने की कोशिश भी की। तो अब इंटरनेशनली आप इतना ज़्यादा मत जाना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैपिटलिज्म की, ठीक है, कि मतलब प्राइवेट सेक्टर का कितना ज़्यादा रोल होने वाला है। दूसरी तरफ पेंडेमिक की बात करें तो पेंडेमिक ने देखो इकोनॉमी को ज़्यादा शेक किया है, ज़्यादा परेशान किया है। तो कैपिटलिज्म क्या देखो कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे वो तो कैपिटलिज्म का रिजल्ट था। नियो लिबरलिज्म की बात हमने की थी, 1990 के बाद में नियो लिबरलिज्म आता है। सरकार एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगी, केवल रेगुलेशन का काम करेगी, बाकी जो ऑटोनॉमी है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी गई थी। तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर की लापरवाही थी उसका रिजल्ट ये रहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया। अब पेंडेमिक की बात करें तो पेंडेमिक में हुआ तो चाइना से ओरिजिन, पर अलग अलग देश का अलग अलग स्केल रहा है इस बीमारी से खुद को परेशान होते हुए फील करने का। तो ऐसी परिस्थितियों में ग्रेट डिप्रेशन के बाद में ये पहली बार था 8 दशकों के बाद में कि जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और जब स्पेनिश फ्लू की बात करें उस टाइम से लेकर के अब तक देखें तो लगभग 9 दशकों के बाद में पहली इस तरीके की बीमारी आई है। तो दोनों एक्सपीरियंस जो हैं वो पास्ट हिस्ट्री में लगभग 80 से 90 साल पुराने हैं, और उन दोनों परिस्थितियों से निकलने के लिए उस टाइम पर एक कॉन्सेप्ट आया था, वो थी कीन्सियन इकोनॉमी। और उसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो एक स्टिमुलेटर का काम करे। इकोनॉमीज अगर स्ट्रेस में चली जाती है तो सरकार वहाँ पर मॉनेटरी और फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे पैसा मार्केट में भेजें। इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा कि लोगों की वेलफेयर पे काम करे सरकार, खर्चा खुद करे, एक्सपेंडिचर बढ़ाए, इससे इकोनॉमी में सर्कुलेशन बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई की जो साइकिल है वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब एडम स्मिथ का जो कॉन्सेप्ट था वो वहाँ पर फेल हो गया था ग्रेट डिप्रेशन में। उसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे एक छोटी सी चीज़ आप समझो कि एडम स्मिथ ने कहा कि कैपिटलिज्म को बिल्कुल छोड़ दो, सरकार का तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बोलना शुरू कर दिया आदमी एक मशीन है, आदमी को आप कहोगे मशीनों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था, इमोशंस को इनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, और वाकई में रिजल्ट मिले शुरुआत में कि हाँ 12-12 18-18 घंटे काम करवाए जा रहे हैं लगातार, ठीक है, खाने का टाइम भी नहीं है, बस लगे रहो, तुम काम करो काम करो काम करो। इतना काम किया कि जो पैसे वाले थे कैपिटलिस्ट वो तो पैसे वाले बन गए, और उन्होंने अपना पैसा बचाने के लिए जो लेबर थी उनसे काम करवाते गए और उनके वेजेस भी बहुत कम रख दिए। अब आप देखो कि ये कैपिटलिस्ट जो अब यहाँ पर ये कंपनी चला रहे हैं, अपनी कोई भी फैक्ट्री चला रहे हैं, उस फैक्ट्री का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा जी? मार्केट में बिकने। अब मार्केट में बिकने तो चला गया, बट खरीदने वाले जो लोग हैं उन लोगों को तो आपने 18-18 घंटे जॉब पे लगा रखा है, तो वो लोग 6 घंटे सोएंगे या मार्केट में घूम के शॉपिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। रही सही में आपने वेजेस कम कर रखे हैं, तो वेजेस कम है तो उनके पास में पैसा ही नहीं है, तो वो खरीदारी कैसे करेंगे? तो इसमें एक इम्बैलेंस बन गया था कि पैसे वाला बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन गया, गरीब बिल्कुल गरीब बन गया था। तो खरीदारी कौन करेगा जी? गरीब ही तो करता है। जो लोअर तबका है, आज इंडिया में अगर अरबपतियों की बात करें तो 100 में से 1% लोग ही हैं। 100% में से 99 तो आप यूँ मानो कि जो मिडिल या अपर मिडिल या लोअर क्लास में कंसिडर होते हैं। तो ऐसे में मार्केट क्या है? ये जो बचे हुए 99% लोग हैं वही तो है ना। तो ऐसे में ये जो एडम स्मिथ का जो कॉन्सेप्ट था वो हो गया फेल, क्योंकि मार्केट में सप्लाई तो हो गई बहुत ज़्यादा, डिमांड थी नहीं, कोलैप्स हो गई डिमांड, हो गया जी ग्रेट डिप्रेशन। इसी से कहीं ना कहीं लर्निंग आई कि काम ऐसे नहीं चलेगा। फिर
जेएम कीन्स ने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि यहाँ पर अब सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, सरकारों को लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के डिमांड बनेगी, तब जाकर के ये जो सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट अपने आप को पैसा वाला बनाना चाह रहे हैं वो बन पाएंगे। तो ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई ना, एडम स्मिथ से क्यों कीन्सियन थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। और यही चीज़ आज आप देखो, चाहे अमेरिका एक कैपिटलिज्म को प्रमोट करने वाला होल एक कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करो, वो ट्रिलियंस के अंदर डॉलर्स का पैसा डॉलर्स फेंक रहे हैं मार्केट में कि हाँ भाई तुम मांग बनाओ, कैसे भी करके इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कीन्सियन थ्योरी तो है कि सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रेट डिप्रेशन रिपीट हो सकता है। ओके, तो ऐसे में आप देखो एक बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। और कोविड-19 का आपको पता ही है, इनइक्वालिटी वायरस इसको बोला जा चुका है। पैसे वाला बन रहा है, गरीब गरीब बनता चला जा रहा है। तो इनइक्वालिटी को अगर हमने सही टाइम पे टैकल नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो ही ग्रेट डिप्रेशन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल G7 कंट्रीज की मीटिंग हुई, क्या फाइनलाइज किया, मिनिमम लेवल ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स, कि ये जितने भी डिजिटल जाइंट कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि ऑपरेट होती हैं टैक्स हेवन से, जहां पर उनको टैक्स कम देना पड़ता है और पैसा कमाती हैं वो दूसरे कंट्रीज से। तो ऐसे में क्या हो गया कि वो पैसे वाली बनती चली जा रही है। वो बात ठीक है कि उन कंपनीज का फंक्शन एडम स्मिथ के टाइम पे जो कंपनियों का काम हुआ करता, फैक्ट्रीज का काम हुआ करता, थोड़ा सा चेंज है, वो बताऊंगा चेंज क्या आगे। पर फिर भी इन कंपनियों को अगर सर्वाइवल में लेना है या पूरे सिस्टम को एक बैलेंस में चलना है तो इनके ऊपर टैक्स लगाना जरूरी है, नहीं तो ये कॉरपोरेट हाउसेस लगातार राइज करते चले जाएंगे और गरीब होता चला जाएगा। आप देखो यहां पर कि पॉलिसी मेकर्स के लिए एक मुश्किल का काम है कि आज अगर इंडिया की बात करें, एग्जांपल लो कि इंडिया अगर इन कॉरपोरेट हाउसेस के ऊपर टैक्स अगर ज़्यादा लगाने की कोशिश करे तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? एक तो इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी, पर दूसरी तरफ गरीब भी मर रहे हैं और सरकार के पास पैसा नहीं है, तो आएगा कहाँ से? पैसे वाले पे ही तो टैक्स लगाना पड़ेगा ना। तो एक तो ये थोड़ा सा टाइट रोप है, इसके ऊपर चलना मुश्किल है। दूसरी अगर बात करें कि इनको अगर टैक्सेशन राइज करते हैं तो फिर बाद में इंडिया में जो ऑलरेडी कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो सपोर्ट देते हैं सरकारों को, चाहे आप मानो इलेक्शन के टाइम पे जो फंडिंग आती है वो भी ये कॉरपोरेट हाउसेज करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़े तौर पे। तो यहां पर मुश्किल आ जाती है, एक बैलेंस बनाना जरूरी है, ठीक है, कि कॉरपोरेट हाउसेज भी मतलब कैपिटलिज्म है वो बना भी रहे, ये भी जरूरी है। खत्म हो जाएगी तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि सरकार कितना मैनेज कर पाएगी। नहीं तो वही यूएसएसआर वाला मॉडल जिसमें आप 100% सोशलिज्म पे चलोगे तो भी सरकारें मिट जाएंगी। जैसे कि हमारे पीएसयूज इतने ज़्यादा बुरे तरीके से घाटे में जा रहे थे कि 1990 तक आते आते हमारे पास में पैसा कितना बच गया था, इतना ही कि हम 9 दिन का इंपोर्ट कर सके, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 9 दिन। आज तो 1500 आपके पास में 15 महीने तक का इंपोर्ट करने की व्यवस्था है। $600 बिलियन से भी ज़्यादा हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल है, पर उस टाइम पे सिर्फ 9 दिन का था। तो वो रिजल्ट किसका था कि हमारी इकोनॉमी तो मिक्स्ड थी, पर इकोनॉमी मिक्स्ड के साथ साथ में हम सोशलिज्म की तरफ टिल्टेड थे कि हाँ सरकार करेगी जो कुछ भी करेगी, समझ गए। तो ऐसे में हमारा रिजल्ट क्या रहा, 1991 में हमने अडॉप्ट की एलपीजी पॉलिसी, और उस एलपीजी का रिजल्ट ये कि हमारे यहाँ पर ये कैपिटलिज्म प्रोमोट हुआ। पर एक बैलेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे कैपिटलिज्म चला गया, ग्रेट डिप्रेशन, एक्सट्रीम लेवल पे सोशलिज्म चला गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना, और इंडिया के अंदर एलपीजी पॉलिसी का आना। ये चीजें कहीं ना कहीं हमें सिखाती हैं कि एक बैलेंस बनना जरूरी है। तो देखो जी, बात ऐसी है, कॉरपोरेट हाउसेस की ड्यूटी फिक्स हो कि आपको गिविंग बैक कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया सिंपल सा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब कि सरकार को उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस डालने होंगे, कॉरपोरेट्स को थोड़ा सा एक पॉपुलर प्रेशर क्रिएट करना होगा कि अगर आपने जनता को ही नहीं बचाया तो फिर आप बताओ आप बेचोगे किसको अपना प्रोडक्ट। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। कोविड-19 तो चलो अभी चला जाएगा, इसके बाद में ऐसी क्या चीज़ है जिसके चलते इन कॉरपोरेट हाउसेस के ऊपर कुछ प्रेशर बनेगा, या फिर इस ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ लाया जाएगा। जैसे कि हमने G7 की बात की कि हाँ जी, कॉरपोरेट टैक्स तो मिनिमम हमें 15% तो लगाना ही चाहिए। इसके पीछे केवल और केवल कोविड-19 के बाद में एक मुद्दा है, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए सभी कंट्रीज के सारे लोग अगर एक साथ आते हैं तो वाकई में आउटकम मिलेगा। देखो, इंडिया ने तो पहले ही फिक्स कर दिया 2013 में जो कंपनीज एक्ट आया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें ये कहा कि जो फर्म्स अपना जितना भी इसके लिए कंडीशंस हैं
कि पिछले 3 सालों के अंदर इतना पर्टिकुलर अमाउंट में आपका बेनिफिट हो रहा हो, इतना टर्नओवर हो रहा हो, तो आप अपने बेनिफिट का 2% जो है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए खर्च करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज तो इंडिया ने तो बहुत पहले कर दी थी। और ये क्यों जरूरी है? ये एक बैलेंस बनाने के लिए, जो मैंने बता दिया, नहीं तो ग्रेट डिप्रेशन की तरफ हम पहुंच जाएंगे। तो देखो, इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है मेन, कि कैपिटलिज्म कहीं खत्म नहीं होने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बस फर्क इतना सा ही है कि उनको अपने खुद के सर्वाइवल के लिए पैसा सोसाइटी पे खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, कुछ फिलेंथ्रोपिस्ट की बात करें, जैसे अजीम प्रेम जी की बात कर लो, रतन टाटा की बात कर लो, ये तो बड़े बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने तो देखो खर्चा कर दिया, वो ठीक है। पर अभी भी जो कुछ कैपिटलिस्ट बचे हुए हैं वो पैसा खर्च करने से पीछे हट रहे हैं कि भाई हम तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए बने हैं। तो एक ये आइडिया आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि कैपिटलिज्म या प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट मेकिंग के लिए आता है। तो देखो, उनको तो अलाउ करो ही, प्रॉफिट मेकिंग के लिए उनको इंसेंटिवाइज करो, पर उनको ये भी कहो कि आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम भी करो। ठीक है, 100% मार्केट फोर्स पे आप कुछ नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वही रिपीट हो जाएगा जो प्रीवियसली हमने देखा। तो ग्लोबल चैलेंजेस की बात करें तो सोसाइटी, गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट सबको मिलकर के नए तरीके से काम करने की जरूरत है। बैलेंस तो बनाना बहुत ही जरूरी है। या फिर आप केवल और केवल एक बुकिश कॉन्सेप्ट पे चलते रहे तो वही है, फिर कीनशियन मेथोडोलॉजी लगातार चलती रही जाएगी। आज बड़ी कंपनियों की बात करो, जैसे कि इंटरनेशनल अमेजोन की बात करो, गूगल की बात करो, गाफा जिनको हम बोलते हैं, या फिर जो भी इंटरनेशनली एमएनसीज चल रही हैं उनकी बात करें, तो न्यू मोनोपोलीज निकल के आ रही है, फिर ओलिगोपोलिस्टिक अप्रोच आ रही है। ओलिगोपोलिस्टिक का मतलब होता है कि कोई 4-5 आदमी मिलकर के बची हुई पूरी सोसाइटी के ऊपर रूल करें और अपनी दादागिरी चलाएं। और मोनोपोली का मतलब होता है इंडिविजुअल, कोई भी एक कंपनी है, एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपनी दादागिरी चलाएं। तो यहां पर ये अगर अपने हिसाब से सुपर नॉर्मल प्राइसेस अप्लाई करनी शुरू कर देंगी तो उसके चलते एक इम्बैलेंस आ जाएगा, जिसका रिजल्ट या खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बैलेंस बनना जरूरी है। सीएसआर इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट है। कैपिटलिज्म कहीं नहीं जाने वाला है, बस एक ये परफेक्ट स्टॉर्म है कोविड-19 वाला, जो कि इन कंपनीज की आंखें खोलने वाला है कि आप अंधे मत हो जाना। नहीं, अंधे हो जाओगे तो फिर मुश्किलें आगे बढ़ सकती है। तो कैपिटलिज्म तो सर्वाइव करेगा, ये मैं बता चुका हूं। इसके अलावा अपने खुद के पाथवे को चूज करना कि कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो सोचने वाली बात है। अब बात यह है कि गवर्नमेंट तो देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पे भी, और फिस्कल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इनके ऊपर जो दबाव है कैपिटलिस्ट पे, वो है पॉपुलिज्म का बैकलैश। दैट मीन्स सरकार जो है वो देखो लगातार अकोमोडेटिव स्टांस बनाएगी। सरकार के पास में फिस्कल सपोर्ट की ज़रूरत है, खुद को भी फिस्कल की कमी है, फिस्कल स्पेस कम है, तो इन कॉरपोरेट्स को आगे आना भी चाहिए, तभी इनका सर्वाइवल होगा, और ये सर्वाइव करेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। अब बात ये आ जाती है, थोड़ी सी बीच में एक पॉइंट था, वो ये कि आज की जो नई कंपनियां आ रही हैं उन कंपनियों के पास में सीधा प्रॉफिट मेकिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो कुछ सोसाइटी को सर्विसेज भी दे रही हैं। जैसे फेसबुक की बात करो, पैसा तो बहुत ज़बरदस्त बना रही है ये कंपनी, पर इनका एक काम देखो ना कि आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो अपनी फैमिली के साथ में, आप अपने इमोशंस को, अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपनी पोस्ट के थ्रू, तो वो चीज़ें भी एक पॉइंट है। पर इन चीज़ों के बने रहने के साथ साथ में इनकी जो चैलेंजेज हैं, ये जो एक नेशनल गवर्नमेंट्स हैं या फिर नेशनल रूल्स हैं या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अगर ये चैलेंज करे तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हर तरीके से इन सारी चीज़ों में देखें तो एक बैलेंस बनने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। इस आर्टिकल में देखो, अभी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा एक स्लॉट इशू किया जाता है शेयर्स का, और वो भी प्रेफरेंशियल इशू। इसका मतलब हो जाता है कि पीएनबी हाउसिंग जो कि पंजाब नेशनल बैंक के तहत ही है, ओके, तो इसमें इन्होंने शेयर्स इतने ज़्यादा अलोकेट कर दिए कि अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है कार्लाइल, ठीक है, कार्लाइल ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए इधर से तो इशू कर दिए और इधर से ये कंपनी आती है और इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी होती है कि हाँ जी हम इन्वेस्ट कर देंगे। अब सवाल यहाँ से शुरू हो जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा था कि जैसे कार्लाइल ग्रुप इन्वेस्ट करे तो यहाँ पर इस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में इस ग्रुप के स्टेक्स हो जाते हैं 50% से ज़्यादा। तो एकदम से ऑनरशिप शिफ्ट हो रही है। आप देखो कि जो स्टेक होल्डर्स हैं अब 50% से ज़्यादा हो गए, तो कार्लाइल ग्रुप जो चाहेगा वही पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को करना पड़ेगा।
तो इस बात को ध्यान में रख करके सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में मुद्दा गया। मुद्दा क्यों जाता है? क्योंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने एक नोटिस डिक्लेयर कर दिया पीएनबी हाउसिंग के अगेंस्ट में कि भाई आप इस तरीके से प्रेफरेंशियल इश्यूज कैसे ला सकते हो, वो भी इतने बड़े अमाउंट में जहां पर एक विदेशी कंपनी का इतनी ज्यादा अचानक से ओनरशिप चेंज हो रही है। तो एक क्लैरिटी के लिए सेबी ने नोटिस दिया किसको? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को, कि भाई आप बताओ कि आपके पास में प्लान क्या है, क्यों आप ये इतना बड़ा फंड रेज करने के लिए एक ही ग्रुप को आप सेलेक्ट कर रहे हो। एक तो ये मुद्दा। दूसरा, फिर इस सेबी के नोटिस के अगेंस्ट में पीएनबी हाउसिंग पहुंच गया कहां पे? सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, कि ये जो इशू किया हुआ नोटिस है वो हमें कहीं ना कहीं हमारी खुद की जो अथॉरिटी है उससे दूर करता है। अब सेबी का जो लेटर था ना, ये इशू किया गया था स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विस के द्वारा। अब ये देखो, ये एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी फर्म है, सेबी को एडवाइज करती है। अब इस फर्म में आप देख सकते हो कि चाहे किसी ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हो, चाहे 5 करोड़ किए हो, चाहे 5 अरब रुपए इन्वेस्ट किए हो, किसी भी संस्था में, किसी भी कॉरपोरेट ग्रुप में, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अपहेल्ड करने का काम करती है ये संस्था। ये आप देख सकते हो, यहां पर नाम है सीधा सीधा स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज, कि कोई भी स्टेक होल्डर हो, किसी ने भी इक्विटी में जितना इन्वेस्ट कर रखा है उसके इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करोगे, या जिसने भी वहां पर बॉन्ड रिलीज कर रखे हैं इस पीएनबी हाउसिंग ने, तो उसमें भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनके भी इंटरेस्ट अपहेल्ड होंगे। तो ऐसे में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के खिलाफ कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनकी बात भी सुनी जाए, उसके लिए ये इंस्टीट्यूशन काम करता है। तो आप देखो, ये दो सवाल बहुत बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि एक तो भाई 50% तक पीएनबी हाउसिंग की ऑनरशिप इस कार्लाइल ग्रुप के पास में चली जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए एक तो कान खड़े हो गए सेबी के कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, एकदम से रिपोर्ट थी शुरू में। दूसरा, और क्या कि प्रेफरेंशियल इशू को आपने क्यों ऑप्ट आउट किया? आप नॉर्मल शेयर भी तो दे सकते थे ना, क्यों आपने इस पर्टिकुलर ग्रुप को फोकस करके शेयर्स रिलीज किए हैं कि हाँ कार्लाइल ग्रुप ही इसमें इन्वेस्ट करेगा? प्रेफरेंस का मतलब हो गया कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप को आप इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट कर रहे हो शेयर्स रिलीज करके। फिर उसके बाद में आपने जो प्राइसिंग करी है प्रेफरेंशियल शेयर्स की, उसको लेकर के, तो ये दो सवाल थे कि एक तो आपने शेयर्स की रेट क्या रखी, और दूसरा आपने प्रेफरेंशियल इशू पर ही क्यों फोकस किया। इसके अलावा और भी तो ऑप्शंस थे। तो यहां पर एक मुद्दा और अच्छे से आता है, वो ये कि इस कार्लाइल ग्रुप के साथ में पीएनबी हाउसिंग से एसोसिएटेड ऑलरेडी कुछ की स्टेक होल्डर्स का रिलेशन है कार्लाइल ग्रुप के साथ में। तो ये तो फिर आप कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर ये के अगेंस्ट में या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, कि जो लोग पीएनबी हाउसिंग में काम कर रहे हैं वो ही प्रेफरेंशियल शेयर रिलीज करवा रहे हैं, और उसी के हिसाब उन्होंने ही प्रेफरेंशियल शेयर्स की रेट डिसाइड की है, और वो लोग ही कार्लाइल ग्रुप से इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि मेरी दुकान से मैंने ही सामान बेचा और बाहर से जाकर के मैंने खरीद लिया। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कि नहीं? तो ये बहुत गलत चीज हो जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में। अब माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी फिर किसकी होती है? अब वही बात है, वही शेयर की बात आ गई, तो शेयर्स में तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही काम करेगा, तो वही चीज है। तो इसको लेकर के फिर बाद में ये पूरा मुद्दा है। अब आपके सारा समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं बचा है, यही मेन चीज थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सुलभाज डिसेंडेंट। इस आर्टिकल को लिखा है प्रताप भानु मेहता जी के द्वारा। देखो, इन्होंने ये कहा है कि तमिलनाडु में हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एंडाउमेंट में वहाँ पर विमेन को भी अब डिप्लॉय किया जाएगा प्रीस्ट के तौर पे। लगभग 35,000 मंदिर हैं, मतलब वहाँ पर अब पुजारी के तौर पे एक वुमेन को भी अब अपॉइंट किया जाएगा। तो ये एक आइडिया है ट्रांसफॉर्मेटिव, हमारी सोसाइटी में चेंजेस को लेकर के। आज कोई भी रिलीजियस प्लेस की बात अगर करें तो वो इतना ओपन अप होकर के कहीं पर भी बात नहीं करते हैं कि जो पहले से चलते आ रहे ट्रेडिशंस हैं उनको एकदम से ओवरनाइट चेंज कर दिए जाएं। अब प्रीस्ट की अगर बात करें तो देखो, वो सोशल रिचुअल और एक तरीके से रिडेम्पटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मतलब कि जो पहले से चलते आ रही परंपराएं हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जिनको हम पुरोहित भी बोलते हैं, तो या फिर दूसरे कैथोलिक चर्चेज की बात करो तो वहाँ पर भी मेन जो चेयर पे बैठते हैं वो मेल ही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि एक तो पेट्रियार्की,
लगातार अपनी डोमिनेंस क्रिएट की हुई है। दूसरा, आपने जो परंपराएं बना रखी है, कन्वेंशंस जो बना रखे हैं वो चीज़ें, और तीसरी पॉलिटिक्स। ये तीनों चीज़ें मिलकर के एक रिजिड सिस्टम बना देती है जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं एक और हर्डल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसमें ही आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट का एक मुद्दा है, यहां पर आप देख सकते हो। ये देखिए, राजकली कौर वर्सेस राम रतन पांडे 1955 का ये केस है। इस केस में इसी से रिलेटेड मुद्दा था। हुआ क्या था कि एक हिंदू लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सक्सेशन पे डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड सक्सेशन, ये एक कोडिफिकेशन आया था, स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे कि किस तरीके से प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट होगा। अब होता क्या है, इसी को चैलेंज किया जाता है इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस तरीके से आप प्रीस्ट की अपॉइंटमेंट में ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे फिक्स कर सकते हो, सक्सेशन कैसे फिक्स करते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी वुमेन को आप रिचुअल्स परफॉर्म करने से दूर कर रहे हो, ये आपके पास में कोई लॉजिक नहीं है। ये सीधी सी बात है। ये बेसिकली एक कमेंट्री है, ये जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना, कोडिफिकेशन लाइक डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड सक्सेशन विद अ कमेंट्री बाई जगन्नाथा ये क्या है, तारसा पंचन्ना। ठीक है, तो इनके द्वारा ये कमेंट्री है। इसमें ये बोला गया कि रिलीजियस ऑफिसेज में डोमिनेंस रहेगी तो मेल की रहेगी। ऐसे में इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये आपके पास में बेसलेस बात है। हेरिडिटरी की बात करो तो वो कॉम्पिटेंस के प्रिंसिपल पे नहीं होती कि हाँ जी केवल पुत्र ही वहाँ पर मतलब अपने पिता की जो लीनिएज है उसको कंटिन्यू करेगा। हेरिडिटरी में आप सेक्स बेसिस पे डिवीजन नहीं कर सकते हो। या फिर एक बात ये कही जाती है कि अगर फीमेल को अपॉइंट कर दिया जाता है एक प्रीस्ट की तरह, तो उनके बोले फिजिकल चैलेंजेस बहुत आते हैं, जिनमें एक है मेंस्ट्रुएशन, जो कि मंथली बेसिस पे फीमेल्स में आता है। तो बोलो वहाँ पर प्योरिटी और पॉल्यूशन का एक मुद्दा आ जाता है। ठीक है, तो राइटर यहाँ पर इस चीज़ को काउंटर कर रहे हैं। अब ये चीज़ देखो कि इस चीज़ को काउंटर करने के लिए एक तो ये कि बोले तांत्रिक ट्रेडिशन की अगर बात करें, जो तंत्र मंत्र के अंदर विश्वास करने वाली जो एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसमें आप कश्मीर से लेकर के साउथ इंडिया तक पहुंच जाओ, वहां पर तो औरतें भी पार्टिसिपेट करती हैं इन सारे कामों के अंदर। इसी तरीके से दूसरा आप देखो कि भगवत गीता में आप एक सेगमेंट उठाते हैं यहां पर, उस सेगमेंट में ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी और भृगु इन दोनों के बीच में बातचीत होती है और ये कहा जाता है कि अगर किसी को पूजा करनी है, चाहे जैसे कि 4 कैटेगरी, अब सबसे ज़्यादा जो परेशान रही हुई है ना हमारे सोसाइटी में, पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखे कोई भी सेक्शन, तो एक तो वह है वुमेन और एक है शूद्राज। ठीक है, तो बोले इन दोनों को, इसी भगवत गीता का एक्सर्प्ट बता रहे हैं कि वुमेन और शूद्राज को स्पिरिचुअलिटी को कंटिन्यू रखने के लिए वो किसी भी देवता की अगर पूजा करते हैं तो वो सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भगवत गीता में ये चीज़ अप्रूव की हुई है तो ये चीज़ हमें माननी चाहिए। केवल ब्राह्मण्स या मेल ही अपनी हाथ में अथॉरिटी रखे तो ये चीज़ तो हमारी लिटरेरी जो बैकग्राउंड है, जैसे भगवत गीता, वो ही इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है। फिर बात ये आ जाती है कि जो कैथोलिक चर्चेज हैं उनके अंदर अपॉइंटमेंट को लेकर भी तो वही चीज़ रिपीट की जा रही है कि भाई आपको वहाँ पर प्रॉपर्ली अपॉइंटमेंट्स करनी चाहिए। वहाँ पर ये जो प्रिजुडाइस है, ट्रेडिशंस हैं, उनको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। पेट्रियार्की को हमें यहाँ पर रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा महाभारत का एक और एक्सर्प्ट जिसमें जनका और सुलभा संवाद, इसमें भी बताया जा रहा है कि जो सुलभ है वो अपनी तरफ से ये बोलता है कि भाई हमें अगर सही में टेम्पल्स में रिचुअल्स को अगर कंटिन्यू करने हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं उनको लगातार बनाए रखना है, तो उनके लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये कि सोसाइटी के अंदर जो भी फेलियर्स हैं उनको हम करेक्ट करें। दूसरा, आप जो अटैचमेंट्स देख रहे हो जिसमें कि जो कि बॉडी बेस्ड आप लिमिटेशन या बर्थ बेस्ड, मतलब जन्म, शरीर और या फिर आपने जो पहले से बिलीफ सिस्टम अपना बना रखा है उसके चलते ये अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। नहीं तो हम फिर बाद में हायर वैल्यूज़ की तरफ कैसे जाएंगे, हम सत्य की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे जब हम सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमारे कान, हमारे सेंसेस को ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बार बार बताई जा रही है कि हमारे पास में बैकिंग है। अब देखो डीएमके सरकार आ गई है वहाँ पे तमिलनाडु में, तो वो रिफॉर्मिस्ट है। बेसिकली कहा यह जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से हिंदुइज्म को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते, वो सारी चीज़ें। खैर हिंदुइज्म और ये इन चीज़ों से तो आप बच के रहना, राइट।
हमें कोई इस्लामिज़म के ऊपर कमेंट नहीं करना, हिंदुज़म, हाँ इनकी लर्निंग्स पे हमें कमेंट करना है, समझ गए कि ये हम यहाँ से ये लर्न करते हैं, ये लर्न करते हैं। गांधी जी ने भी तो यही कहा था कि धर्म और राजनीति को आप अलग नहीं कर सकते हो। अगर धर्म के आधार पर राजनीति होती है तो धर्मों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कोई भी धर्म कोई भी गलत समझ नहीं देता है आपको, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के आगे बोलनी है या लिखते टाइम पे ध्यान रखना है। तो पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि देखो सुलभा ने तो अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट दिए ना, उन पर हमें करेक्शन ध्यान देने की ज़रूरत है, और उन्हीं के बेसिस पे अगर आगे बढ़ेंगे तो एक कंड्यूसिव सोसाइटी बनेगी। और बाकी देखो इंडियन ट्रेडिशन में अभी तक तो सुलभ के नाम पे तो केवल सुलभ शौचालय चल रहे हैं, आपको पता ही है। ये सुलभा वर्ड यहाँ से पिक किया है, कनेक्शन बड़ा शानदार लेकर के आते हैं प्रताप भानु मेहता जी। तो ऐसे में देखो इग्नोरेंस को हमें करेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो बॉडी से एसोसिएटेड हो, ट्रेडिशन से रिलेटेड हो, तो करेक्शन आएगा तभी जाके एक इंक्लूसिव और कह सकते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी इंश्योर हो पाएगी। तो इसी तरीके से औरतों को उनके पूरे अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो मंदिर में उनके वर्शिप को लेकर के देखो या सबरीमाला टेम्पल में एंट्री को लेकर के देखो, कहीं पर भी हो, सब पर उनका अधिकार बराबर होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप खुद से देख लेना, बचा हुआ कुछ भी है। वीडियो बहुत लेंदी हो गया। थैंक यू।